व्यावसायिक अध्ययन अध्याय 2 में प्रबंध के सिद्धांतों के कंटिन्यूएशन में हम आज टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। F.W. टेलर मिडवेल स्टील वर्क्स में कम समय में ही एक मशीन मैन के मुख्य अभियंता के पद पर पहुंच चुके थे। उन्होंने यह जाना कि कर्मचारी अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे थे और दोनों ही पक्ष, प्रबंधक और श्रमिक, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच रखते थे। इसलिए विभिन्न प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित किया। उन्होंने अंगूठे के नियम को अपनाने के बजाय वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित नियमों पर बल दिया। इसलिए उनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध ठीक से यह जानने की कला है कि आप अपने कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हैं तथा कैसे कार्य को सर्वोत्तम एवं न्यूनतम लागत पर किया जाए। वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करने से है, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए हैं, एक एक करके हम उनको देखते हैं। पहला है विज्ञान न कि अंगूठा टेक शासन। इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, न कि अंगूठा टेक नियमों पर आधारित होने चाहिए। अर्थात संगठन में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक जांच पर आधारित होने चाहिए, न कि अंतर्दृष्टि व निजी विचार पर। दूसरा, मधुरता न कि विवाद। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध एवं श्रमिकों में विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए, जिससे वो एक टीम के रूप में मिलकर कार्य कर सके। तीसरा है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। यह सिद्धांत मधुरता न कि विवाद का संशोधित रूप ही है। इसके अनुसार संगठन में श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच सहयोग होना चाहिए, जिससे कार्य को सरलता से प्रतिपादित किया जा सके, पूरा किया जा सके। चौथा है अधिकतम कार्यक्षमता एवं श्रमिकों का विकास। टेलर के अनुसार श्रमिकों का चयन कार्य की आवश्यकता के अनुसार क्षमता एवं योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए तथा उसकी कार्यक्षमता एवं कुशलता बढ़ाने हेतु उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे कंपनी एवं श्रमिकों को खुशहाली मिलती है। अब दो प्रश्न हम सामने देखते हैं जनित होते हुए। टेलर का विश्वास था कि छोटी सी छोटी क्रिया को भी वैज्ञानिक तरीके से नियोजित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। यह विश्वास वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो विज्ञान न कि अंगूठे टेक नियम की। दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध की किस प्रकार के संगठनों के लिए उपयोगी है? बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी है। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें, टेक्निक्स। पहला है क्रियात्मक फोरमैनशिप, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। इस तकनीक का उद्देश्य विशेषज्ञ फोरमैन नियुक्त करके श्रमिकों के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना है। उनके अनुसार नियोजन को निष्पादन से अलग रखना चाहिए तथा नियंत्रण के लिए कुल 8 फोरमैन होने चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि किसी एक मानव में सारे गुण नहीं हो सकते हैं। जो नियोजन करेगा वह उसके क्रियान्वयन में उतना कुशल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 4 नियोजन विभाग तथा 4 उत्पादन विभाग के अधीन किया है। इन सभी के द्वारा प्रत्येक श्रमिक का पर्यवेक्षण करना चाहिए, जिनसे श्रमिकों की कार्य की गुणवत्ता बढ़ सके। हम इसको रेखाचित्र द्वारा समझ सकते हैं, डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। कारखाना प्रबंधक के अंडर में 2 अधिकारी रखे गए हैं, एक नियोजन के लिए, दूसरा उत्पादन के लिए, कार्यान्वयन के लिए। और फर्दर दोनों के अंडर में 4-4
शॉप फ्लोर मैनेजर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क और अनुशासक नियोजन अधिकारी के अंडर में अपॉइंट किए गए हैं, जबकि गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक उत्पादन अधिकारी के अंदर में रखे गए हैं। और ये आठों मिलकर के श्रमिकों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मतलब एक श्रमिक इन आठों लोगों से गाइड होता है। कार्यात्मक फोरमैनशिप फ्यूल के प्रबंध के आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हेनरी फ्यूल ने जो दिया था, आदेश की एकता होनी चाहिए, मीन्स एक व्यक्ति केवल एक ही अधिकारी से कमांड होना चाहिए, इसका यहाँ अवहेलना हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, एक कंपनी में कारखाना प्रबंधक ने उत्पादन, नियोजन, निष्पादन तथा श्रमिक के पर्यवेक्षण के लिए केवल एक फोरमैन को नियुक्त किया, जबकि वह फोरमैन नियोजन एवं निष्पादन कार्यों का निरीक्षण करने के में कुशल नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध की किस तकनीक का यहाँ उल्लंघन हो रहा है? तो कार्यात्मक फोरमैनशिप का। तो दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। इस उल्लंघन का कोई एक परिणाम तो निश्चित रूप से कार्य की गुणवत्ता में कमी आएगी। एक और छोटा सा प्रश्न है, टेलर ने विशिष्ट फोरमैन पर जोर क्यों दिया है? उनकी मान्यता थी कि सभी योग्यताएं एक ही व्यक्ति में नहीं हो सकती हैं, इसलिए 8 अलग अलग विशेषज्ञों को अपॉइंट किया है, 8 अलग अलग कार्यक्षेत्र में कुशल निष्पादन के लिए। अब ऊपर जो रेखा चित्र देखें उसका डिस्क्रिप्शन हम समझते हैं। पहला नियोजन विभाग हमने देखा, नियोजन अधिकारी के अंडर में निर्देशन कार्ड क्लर्क पहला व्यक्ति है जिसको रखा गया है, जिसका कार्य है कार्य में साधारण अनुदेशों को देने के लिए यह उत्तरदायी होता है। दूसरा है कार्यक्रम क्लर्क, यह कार्य को करने के लिए चरणों के क्रम को निश्चित करते हैं। तीसरा समय एवं लागत क्लर्क, यह कार्य के समय और लागत को निर्धारित करता है। चौथा है अनुशासक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से कार्य के निष्पादन के लिए यह उत्तरदायी होते हैं। अब उत्पादन विभाग में उत्पादन अधिकारी के नीचे जो अधीनस्थ 4 नायक हैं उनको देखते हैं। पहला है गति नायक, कार्य के समय पर पूरा होने को यह सुनिश्चित करते हैं। दूसरा टोली नायक, सभी मशीनों, उपकरणों और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करना इनका कार्य है। तीसरा मरम्मत नायक, मशीनों एवं उपकरणों को कार्य करने की स्थिति में रखना इनका कार्य है। चौथा निरीक्षक, उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण का निरीक्षण करना इनका कार्य है। प्रश्न उठता है, वैज्ञानिक प्रबंध की किस तकनीक के अंतर्गत नियोजन एवं उत्पादन विभागों की क्रियाओं को अलग अलग बांटा जाता है? तो आंसर है क्रियात्मक पर्यवेक्षण। दूसरी तकनीक हम लेते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद, कार्य का मापीकरण एवं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। कार्य के मानकीकरण का आशय मानक उपकरणों, विधियां, प्रक्रियाओं को अपनाने तथा आकार, प्रकार, गुण, वचन, मापों आदि को निर्धारित करने से है। इससे संसाधन की बर्बादी कम होती है तथा कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। कार्य को उत्पादन की आवश्यक विविधताओं को समाप्त करके सरल बनाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक चप्पल की बात करें तो उसका साइज़ पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर सारे साइज़ के चप्पल बनाए जाएं तो अनावश्यक कई सारे विविधताएं आ जाएंगी। तो उसको यहाँ पर साइज़ को फिक्स किया गया है 40 इंच, 41 इंच, और अनावश्यक विविधताओं को दूर किया गया है। मानकीकरण इन विषमताओं को, अनावश्यक विविधताओं को समाप्त करता है और सरल बनाता है। सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मानकीकरण का क्या फ़ायदा है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। अलग अलग जगह कार के
या मोटर बाइक के पार्ट्स बनते हैं, लेकिन उनका असेंबलिंग एक जगह हो पाता है। स्टैंडर्डाइजेशन के कारण ही हो पाता है कि व्हील कहीं बना और आकर के फिट हो गया, या आप जब रिप्लेस करना चाहते हैं फिट हो जाता है, या स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मानकीकरण का ही परिणाम। तो मानकीकरण जहाँ एक तरफ चीज़ों को सही आकार, प्रकार, गुण प्रदान करता है, वहीं सरलीकरण अनावश्यक विविधताओं को समाप्त करता है। तीसरा टेक्निक हम देखते हैं, विधि अध्ययन। यह एक कार्य को करने की विधियों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिसे कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि का पता लगाया जा सके। चौथा है गति अध्ययन। इसके अंतर्गत श्रमिकों की गतिविधियों को ध्यान में लाया जाता है, ताकि अनावश्यक गतिविधियों को कम करके समय की बर्बादी को रोका जा सके और उनकी कार्य क्षमता एवं उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। पांचवा है समय अध्ययन। यह तकनीक कार्य को करने में लगने वाले मानक समय का निर्धारण करती है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम लागत का अनुमान लगाना, वांछित श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना एवं उपयुक्त प्रेरणा योजना का निर्धारण करना है। छठा तकनीक है थकान अध्ययन। इसे यह तय किया जाता है कि मध्यांतर कितनी बार एवं कितने समय के लिए हो, ताकि कर्मचारी उचित प्रकार के कार्य कर सके, वो अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ जो वर्क है उसको करने के लिए री एनर्जाइज हो सके। सातवां है विभेदात्मक कार्य मजदूरी प्रणाली। यह मजदूरी भुगतान की ऐसी विधि है जिसमें श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है। एक मानक स्तर तय किया जाता है। अगर मानक स्तर या अधिक कार्य कोई श्रमिक करता है तो उसे अधिक, तथा जो मानक स्तर से कम कार्य करता है उसे कम पारिश्रमिक मिलता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, मानक कार्य 10 इकाई रखा गया, मजदूरी दर 50 रुपये प्रति इकाई रखा गया। जो 10 या 10 से अधिक इकाइयों का उत्पादन करेगा उसे 40 रुपये प्रति इकाई पारिश्रमिक मिलेगा, और जो 10 इकाइयों से कम उत्पादन करेगा उसको जो 10 इकाइयों तक उत्पादन करेगा उसे 50 रुपये प्रति इकाई मिलेगा, और जो 10 से कम करेगा उसे 40 रुपये प्रति इकाई मिलेगा। श्रमिक ए 11 इकाइयों का उत्पादन करता है, उसे 50 रुपये के हिसाब से 550 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है, और जो 10 से कम 9 इकाई उत्पादन किया उसको 40 रुपये के दर से 360 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को अपना करके कर्मचारियों को, श्रमिकों को मोटिवेट करने का, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाता है। आठवां है मानसिक क्रांति। इसके द्वारा श्रमिकों और प्रबंधकों की एक दूसरे के प्रति सोच को बदलने पर जोर दिया जाता है, जिससे संगठन में परस्पर विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके तथा उत्पादन को बढ़ाया जा सके। दोनों पक्षों को लाभ में बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। जब तक दोनों एक दूसरे के फेवर के में नहीं सोचेंगे, तब तक ना तो श्रमिकों का ही फायदा होगा और ना ही प्रबंधन का। कुछ क्वेश्चंस जनित हो रहे हैं, देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन की उन तकनीकों का नाम बताइए जो उत्पादों को की आवश्यकता विविधता को समाप्त करने में सहायता करती हैं और इस प्रकार लागत में बचत करती हैं। आंसर इज कार्य का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंधन की उस तकनीक का नाम बताइए जो विनिर्मित भाग एवं उत्पादों को परस्पर बदल लेने की योग्यता स्थापित करने में सहायक होती हैं। हमने जिस ऊपर एग्जाम्पल बताया, कार्य का प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तीसरा, वैज्ञानिक प्रबंधन की उस तकनीक का नाम बताइए जो कर्मचारी को मानक मूल्यांकन एवं पहुंचने के लिए सर्वाधिक मजबूत अभिप्रेरक हैं। आंसर इज विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। तो इन 3 प्रश्नों से हमारा तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वैज्ञानिक प्रबंधन की उन
तकनीक को समझाइए जो कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत का विस्तार है। वैज्ञानिक प्रबंध की वो तकनीक जो कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर का विस्तार है, फंक्शनल फोरमैनशिप है। मजदूरों की कार्यकुशलता को उन्नत करने के लिए गति अध्ययन कैसे सहायक है। गति अध्ययन से हमने देखा कि श्रमिकों को अनावश्यक गतियों को कम करने में मदद मिलती है। इस तरह से उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। अब हम दोनों जो प्रोपाउंडर्स हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, प्रबंध के सिद्धांतों के, टेलर और फेयोल, उनके योगदान की तुलना का अध्ययन करेंगे। टेलर और फेयोल के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन में एक बात कॉमन है कि दोनों ने मैनेजमेंट के लिए कार्य किया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही प्रत्येक कार्य के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं। दोनों प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच अच्छे संबंधों पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य कुशलता को अधिकतम करना है और दोनों व्यक्तिगत हित की बजाय संगठनात्मक हित को ही अधिक महत्व देते हैं। लेकिन कुछ अंतर हैं दोनों में। उन अंतरों को हम कुछ आधार के संदर्भ में समझते हैं। पहला है पर्सपेक्टिव संदर्भ। टेलर ने अपने सिद्धांत तथा तकनीकें निम्न स्तर को ध्यान में रखकर किए हैं, जबकि फेयोल उच्च स्तर को ध्यान में रखकर के सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किए। फोकस देखा जाए तो टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जबकि फेयोल ने संगठन के कुछ प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया है। यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता को देखा जाए तो टेलर ने इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया और कार्यात्मक फोरमैनशिप पर बल दिया है स्पेशलाइजेशन के लिए, जबकि फेयोल के सिद्धांतों का अनुसरण फेयोल ने किया है। आदेश की एकता फेयोल ने ही प्रतिपादित की है। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेलर की तकनीकें लोचशील हैं तथा इन्हें विशेष स्थितियों में लागू किया जाता है, जबकि फेयोल के सिद्धांत अधिक लोचशील होते हैं तथा ये सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। अगला आधार है व्यक्तित्व। टेलर एक वैज्ञानिक थे और इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, जबकि फेयोल एक पेशेवर थे तथा इन्हें सामान्य प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ह्यूमन एलिमेंट्स, मानव तत्व की बात करें, टेलर ने मानव तत्व की तुलना में उत्पादन में वृद्धि को अधिक महत्व दिया है, जबकि फेयोल ने समता, पहल क्षमता तथा कार्यकाल में स्थायित्व जैसे सिद्धांतों में मानव तत्व को महत्व दिया है। एक्सप्रेशन की बात करें तो टेलर के योगदान को वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि फेयोल के योगदान को प्रशासन की सामान्य विचारधारा के रूप में व्यक्त किया गया है। रचना का आधार, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन लिया जाए तो टेलर का कार्य विभिन्न अवलोकनों तथा परीक्षणों पर आधारित है, जबकि फेयोल के सिद्धांत निजी अनुभवों पर आधारित हैं। इसके बाद कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। आंसर्स के लिए हिंट दिया गया है।